तो मुझे तो फांसी लगाकर मार दोगे, लेकिन मेरे विचारों को कैसे खत्म करोगे? ये लफ्ज़ किसी मोटिवेशनल स्पीकर के नहीं, बल्कि 23 साल के उस नौजवान के थे जो अपनी फांसी से कुछ दिन पहले तक मार्क्सिस्ट और मैजीनियन की किताब पढ़ रहा था। शहीद भगत सिंह, नाम तो सुना होगा। जब आज का यूथ मोटिवेशनल रील्स देख के खुद को इंस्पायर्ड समझता है, तब भगत सिंह 1930 में खुद के लिखे ऐसे से एक पूरी जनरेशन का दिमाग हिला रहे थे। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं देश के लिए जान देने वाले वीर के रूप में, लेकिन जिस भगत सिंह को तुम जानते हो वो इनकम्प्लीट है। आज इस वीडियो में देशभक्त भगत सिंह से उठा के हम ले जाएंगे थिंकिंग मशीन भगत सिंह तक, जो उस वक्त के फ्रीडम फाइटर से 30 साल आगे तक का सोच रहे थे और पूरी ब्रिटिश राज के सोच को डिसेक्ट कर चुके थे। उनका विजन सिर्फ इंडिपेंडेंस तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक बदलाव, मेंटल एमेंसिपेशन तक था। उनकी सोच आज की पूरे यूथ की जनरेशन को मेंटली फ्री कर सकती है, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और यूथ की डायरेक्शन एक कंप्लीट कंफ्यूज जोन में है। बल्कि एक ऐसे टाइम है जब न्यूज़पेपर तक सेंसरशिप में थे, वहीं भगत सिंह ग्लोबल पॉलिटिकल थ्योरी, कार्ल मार्क्स, लेनिन और रसल को पढ़ रहे थे, और उन्होंने खुद की आइडिया ऑफ नेशनहुड तक लिखी, जिसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म, एथिज्म, रिवॉल्यूशन की फिलोसफी को मेंशन किया। जहां आज का यूथ डिप्रेशन, एंजाइटी और एथिज्म पर चुप चुप के बात कर रहा है, वहीं पर 1930 में भगत सिंह ने क्लियर कह दिया था, आई एम एन एथिस्ट, नॉट बिकॉज आई एम एरोगेंट बट बिकॉज आई थिंक डीपली। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में एक ऐसे घर में हुआ जहां पर आज़ादी की बात हवा में गूंजती थी। उनके पिताजी और चाचा जी सभी फ्रीडम फाइटर्स थे। भगत सिंह राजनीतिक अशांति और अत्याचार के दौर में बड़े हो रहे थे। 1909 में जब वो सिर्फ 2 साल के हुए, तब उनके चाचा अजीत सिंह को साउथ अमेरिका एग्जाइल कर दिया गया। क्योंकि वो अपने चाचा से बहुत करीब थे, तो आप मानेंगे इस किस्से को कि वो जब सिर्फ 4 साल के हुए, तब अपने पिताजी और उनके मित्र मेहता आनंद किशोर के साथ खेत के सैर पर निकले। तब मेहता आनंद किशोर ने बड़े प्यार से उनसे पूछा, बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। इसमें बंदूकों के लिए कोई मोह नहीं था, बस एक छोटा सा बच्चा था जिसका मानना था कि अंग्रेजों ने उससे उसका इंसान छीन लिया। 1919 के वक्त जलियांवाला बाग इंसिडेंट में भगत सिंह जी की उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी जान ले ली। वहीं से लोगों के खून से सनी एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। भगत सिंह जी ने 1923 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल तक छोड़ दी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग का गुस्सा उन्हें शांत बैठने दे नहीं रहा था। तो क्या ये गुस्सा ही था उनकी नाराजगी के पीछे का कारण? जी नहीं, उनका गुस्सा पर्सनल नहीं, फिलोसफिकल था। क्योंकि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने पहली बार नेशनल कॉलेज लाहौर ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट प्रोसेस को थ्योरी फॉर्म में समझा। यहाँ उन्होंने सिर्फ आज़ादी के नारे नहीं लगाए, बल्कि कार्ल मार्क्स, लेनिन, मैजीनी की आइडियोलॉजी को अपने खून में उतारा। उस वक्त उनका रूम एक मिनी लाइब्रेरी था, जिसमें 200 प्लस किताबें हुआ करती थी। भगत सिंह की रीडिंग लिस्ट एक आईएएस टॉपर से भी इंटेंस थी, जिनमें कुछ किताबें थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन, व्हाई मैन फाइट, द लाइफ ऑफ गैरिबाल्डी। वो इन सब के अलावा मिर्जा गालिब और रविंद्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा करते थे, जो ये साफ दर्शाता है कि वो एक बैलेंस सोच के इंसान थे, इमोशनली और लॉजिकली दोनों। खबर होगी आप सभी को कि 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन बेखबर होंगे इस चीज से कि अंतिम 2 साल लाहौर जेल में कैसे बीते, क्योंकि तब उनके पास बॉम्ब या बंदूक नहीं थी तो सिर्फ कलम और किताब। और जिन सबका ये मानना है कि भगत सिंह वायलेंस में बिलीव रखा करते थे, उन्हें ये पता नहीं कि जेल में उन्होंने 288 एंट्रीज वाली 404 पेज की एक डायरी लिखी, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को अपना वेपन बनाया था। जिस डायरी में उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी कोट्स लिखे, पोएम्स लिखी, लेनिन के रिवोल्यूशनरी वॉरफेयर मॉडल्स तक लिखे। उनकी एक डायरी एंट्री देखने पर मालूम होता है कि उनका मानना था कि अगर तुम्हारा दिमाग गुलाम है तो फिजिकल आज़ादी बेकार है, क्योंकि रेवोल्यूशन तलवार से नहीं, विचारों से आता है। जैसे लोग देशभक्ति और धर्म के नाम पर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन लॉजिक, आइडियोलॉजी और थॉट प्रोसेस जीरो। वहीं पर भगत सिंह किसी अंधभक्ति में नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन में विश्वास रखते थे। जहां बाकी लोगों का देश प्रेम से मतलब था अंग्रेजों को निकाल फेंकना, वहां भगत सिंह जी का एक सवाल था, अगर अंग्रेज चले भी गए तो क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान के लोग आज़ाद सोचने लायक बन पाएंगे? इसलिए उन्होंने फोकस किया मेंटल इंडिपेंडेंस पर, जहां सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक नया हिंदुस्तान सोचना था, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल थिंकिंग और इक्वलिटी हो। बेसिकली वो चाहते थे एक एगलिटेरियन सोसाइटी, जहां सब बराबरी से जिए, अमीर और गरीब में कोई फर्क ना हो, और साथ ही कास्ट, रिलीजन या पैसा इंसान की वैल्यू का स्केल ना बने। उन्होंने सोशलिज्म को सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी नहीं, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी का फाउंडेशन माना। भगत सिंह जी ने 1928 में कीर्ति मैगजीन में अपने 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल छापे थे, एक अनटचेबिलिटी पर और दूसरा कम्युनल राइट्स और उनके इफेक्ट्स पर। उन्होंने इन आर्टिकल्स में कम्युनल पॉलिटिक्स और वायलेंस के लिए पॉलिटिशियंस और मीडिया को जिम्मेदार ठहराया,
क्योंकि उनका मानना था कि ट्रू रेवोल्यूशन तब होगा जब लोग अपने रिलीजन से पहले एक दूसरे को इंसान समझेंगे। भगत सिंह जी ने लाला लाजपत राय जी की बहुत ज्यादा इज्जत की थी, बल्कि उनकी मौत का बदला भी लिया था। लेकिन जब भगत सिंह जी को यह एहसास हुआ कि लाला लाजपत राय जी कम्युनल पॉलिटिक्स को अपना रहे हैं, तब उन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनकी फोटो के साथ ब्राउन की एक कविता द लॉस्ट लीडर पैम्पलेट पर छपवाकर बंटवा दी थी। आज का अखबार देखा है भगत? क्यों, क्या है? लाला लाजपत राय हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने किनारे कर दिया ना, इसलिए ये कदम उठाया है। अब कल पर्चा छपेगा कि भारत के पवित्र स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम हिंदू हो। फिर मुस्लिम लीडर कुछ बोलेंगे, धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़ते रहे तो मिल चुकी आजादी। सबसे बोल्ड और शॉकिंग चीज थी उनका ऐसे, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। आई एम नॉट एन एथिस्ट बिकॉज ऑफ वैनिटी बट बिकॉज आई हैव रेड, स्टडीड एंड थॉट। ये ऐसे एक बड़ा झटका था, लेकिन आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि साइंस और लॉजिक की जगह ब्लाइंड फेथ पूरे यूथ को कंफ्यूज कर बैठा हो। और 1930s में ये कहना कि मैं भगवान में भरोसा नहीं रखता, किसी देशद्रोही कहलाने या फिर समाज से कट जाने जितना बराबर था। लेकिन उनका विरोध आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ब्लाइंड फेथ के खिलाफ खड़े रहते थे। उन्हें आजादी चाहिए थी, अंग्रेजों से भी, धार्मिक सोच से भी और सामाजिक बंधनों से भी। 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनने के बाद से लेकर 23 मार्च 1931 तक उन्होंने हमेशा मर्सी पिटीशन का विरोध किया। अंग्रेजों को डर था कि दया की अपील दी गई तो फांसी में देरी होगी। इस दौरान लोग सड़क पर भी उतरेंगे और पुलिस और जनता के बीच में टकराव होना तय था। और क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत प्रोटेस्ट रोकने से हिचकिचाती थी, तो उसने सारी अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट को दे दी समर्थन में होने वाली सभाओं को रोकने के लिए। जरा सोच कर देखो कितनी दहशत रही होगी इन अंग्रेजों में उस नौजवान के फौलादी इरादों से कि तय समय से 11 घंटे पहले कायरो की तरफ फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया उस नौजवान को। दोस्तों, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। और ऐसी एक मौत से अगर लोग जाग जाते हैं तो वो भी एक तरह की जीत है। शहीद भगत सिंह जी को सिर्फ एक पैट्रियोटिक मार्टर के रूप में याद करना मतलब उनके विजन को लिमिट करना हुआ, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस आज भी यूथ के लिए एक इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट है। भगत सिंह जी ने किसी एक आइडियोलॉजी को अंधभक्ति से नहीं माना। उन्होंने पढ़ा, एनालाइज किया और खुद का एक वर्जन डेवलप किया। तुम भी बिना बायस्ड हुए रिलीजियस, पॉलिटिकल या सोशल एंगल को ऑब्जेक्टिवली समझो और अपना खुद का सोचने का तरीका डेवलप करो। आज शहीद भगत सिंह जी का नाम हर पॉलिटिकल रैली में लिया जाता है, लेकिन किसी नेता ने आज तक व्हाई आई एम एन एथिस्ट या लेटर टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स पढ़ा? नहीं। उन्होंने धर्म के ऊपर होने वाली पॉलिटिक्स को खुले तौर पर रिजेक्ट किया था, लेकिन आज उनकी फोटो वही लोग उठाकर घूम रहे हैं जो कम्युनल डिवाइड फैलाते हैं। उन्होंने साथ ही में यह भी कहा था, रेवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व सैंग्युनरी स्ट्राइफ, इट इज नॉट अ कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल। आज तुम्हारे हाथ में बॉम्ब या पिस्टल नहीं है, वोट है, वॉइस है, सोशल टूल्स है। इन्हें यूज करो अवेयरनेस और सच्चाई के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। और फिर सरकार भी सिर्फ उनका सेक्रीफाइस दिखाती है, उनका रेडिकल क्वेश्चनिंग सिस्टम दबा दिया जाता है। क्योंकि अगर आज का यूथ जा खड़ा हुआ तो सरकार से क्वेश्चन पूछेगा। और आज के यूथ को वैसे भी हीरो चाहिए, एक होमवर्क नहीं, क्योंकि वो शहीद भगत सिंह जी का टैटू तो अपने कंधे पर बनवा सकता है, लेकिन उनके आइडियोलॉजी और पढ़ाई से कमिटमेंट चुरा लेगा। ओनली द आइडिया इज बुलेट प्रूफ। गवर्नमेंट्स कैन किल मैन बट नॉट देयर आइडियोलॉजी। अपना अटेंशन स्पैन भगत सिंह जी की तरह ट्रेन करो, क्योंकि रेवोल्यूशन पहले दिमाग में आता है। और सोशल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पर रेवोल्यूशन दिखाना आसान है, लेकिन असली क्रांति इससे नहीं आएगी तो सिर्फ तब जब तुम सिस्टम के अगेंस्ट खड़े मिलोगे, बिना दिखावा, बिना लाइक के। वो एजुकेशन सिस्टम को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, जो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाता है, सोचने के लिए नहीं। और आज 100 साल बाद भी वही हो रहा है। बोर्ड एग्जाम्स रटी रटाई लर्निंग से पास तो हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन पूछने वाले को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। जिंदा हो तो जिंदा दिखो, सोचो और सवाल करो और अपनी समझ से लड़ो। सिर्फ भगत सिंह जी को याद मत करो, उनकी सोच को भी करो, क्योंकि तुम हर 23 मार्च को उन्हें याद करते हो और वहीं पर सिस्टम अगले ही दिन की 24 मार्च को उनको भूल जाता है। कमेंट करो और बताओ कि अगर आज भगत सिंह जी हमारे बीच जिंदा होते तो किस मुद्दे पर लड़ रहे होते। और शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो ये समझते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ झंडा लहराना होता है।